नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी के बाद देश के सबसे बड़े राज्य महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है। और सच यह है कि महाराष्ट्र सरकार में यानी एनडीए के आपसी साथियों में झगड़े इस कदर बढ़ गए हैं कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर जो चीफ मिनिस्टर फडणवीस हैं, उनकी बातचीत इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर शिंदे से नहीं हो रही, ना के बराबर बातचीत है। तलवारें खिंची हुई हैं और हद तो तब हो गई जब ये आपसी लड़ाई सीएम और डिप्टी सीएम की सार्वजनिक मंच पर आ गई है। भरी महफिल में, बीच पब्लिक में एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। अब 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र में हो रहे निकाय चुनाव की एक रैली में एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर एक अजीब तरह का तंज कसा। इशारों में शिंदे ने कहा कि रावण का अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं चला और अब रावण की लंका लगने जा रही है, शिंदे कह रहे हैं। अब शिंदे साहब तो नाराज चल रहे हैं, उनको जो कहना था सो कह दिया, लेकिन जो मुख्यमंत्री साहब हैं फडणवीस साहब, उनसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी सार्वजनिक मंच से कह दिया कि भाई हम रावण नहीं, राम के वंशज हैं, लंका तो हम ही लगाएंगे। यानी इशारा यह था कि तुम्हारी लंका तो हम ही लगाएंगे। अब जरा सोचिए, मोदी और शाह की इस एनडीए सरकार में एक डिप्टी सीएम पर क्या आरोप लगा रहा है और सीएम क्या जवाब दे रहा है। यानी पार्टी के भीतर एक साथी कह रहा है कि तुम्हारी लंका लगने वाली है और दूसरा साथी पलटवार कर रहा है कि लंका तो हम ही लगाएंगे तुम्हारी। जरा सुनिए, मराठी में सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दोनों। अहंकार तर रावणासारखा अहंकार होता, रावणाची लंका जळून खाक झाली अहंकारामुळे, आणि तुम्हाला 2 तारखेला तेच काम करायचं आहे। आपण तर रामाचे अनुयायी आहोत, रावणाचे आहोत का? प्रभू श्रीरामांना मानणारा पक्ष आणि पक्षाचा उमेदवार भरत, अरे लंका तर हा पेटवणार आहे। अब दोस्तों, शिंदे साहब आजकल बीजेपी से बहुत ज्यादा खफा हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं और इस नाराजगी की कई वजह भी है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी उन्हें इस्तेमाल करने के बाद अब थ्रो कर रही है, यूज एंड थ्रो पॉलिसी। और मुझे लगता है कि कुछ कारण आपके सामने रखूं सो दैट आपको मोदी और शाह की नीति पता लगेगी। ये जो गुजरात मॉडल है, जो पॉलिसी है गुजरात मॉडल की, साथियों को नियंत्रित करने की, किस तरह की। नंबर 1, शिंदे साहब को लगता है कि जब उनकी जरूरत थी तो अमित शाह और मोदी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया और जब बीजेपी खुद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई तो उनको डंप कर दिया गया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया, उनका डिमोशन कर दिया गया और किसी भी बड़े फैसले में, किसी भी बड़े निर्णय में एकनाथ शिंदे की सलाह नहीं ली जाती है एनडीए में। पॉइंट नंबर 2 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एकनाथ शिंदे को बहुत बुरा लगा जब ये जो निकाय चुनाव हो रहे हैं और अभी कॉरपोरेशन के चुनाव होने, बीजेपी ने शिंदे के खास आदमियों को ही तोड़ लिया, डराकर, ऑफर देकर, पैसा देकर, जो भी है पर्दे के पीछे। शिंदे को बुरा लगा कि एनडीए में उनके साथी बड़े भाई ने यानी बीजेपी ने उन्हीं के आदमी तोड़ लिए हैं और कई ऐसे चुनाव हो रहे हैं जहां बीजेपी और शिंदे आमने सामने यानी खुलकर तलवारें चल रही हैं। बीजेपी वर्सेस शिंदे हो रहा है चुनाव में। और भी कई कारण हैं। शिंदे को लगता है कि भाई उनके जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनके कोटे के, उनसे फडणवीस सही तरीके से बात नहीं करते और जो विधायक हैं शिंदे के, उनको जो है सरकार फंड रिलीज नहीं करती, फंड नहीं देती। बहुत से कारण, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है दोस्तों वो ये है कि शिंदे साहब को लगता है कि अब उनका फ्यूचर यहाँ नहीं है। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को या तो तोड़ दिया जाएगा या फिर उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा और उसकी वजह भी इम्पॉर्टेंट है। अब शिंदे साहब को लगता है, उनका जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उद्धव ठाकरे जो इस वक्त अलग हैं, इस वक्त इंडिया अलायंस में, कहीं उद्धव ठाकरे की दोस्ती फिर से बीजेपी से ना हो जाए। और अगर उद्धव ठाकरे की दोस्ती बीजेपी में फिर से हो जाती, वो फिर से घर वापसी एनडीए में करते हैं, तो एकनाथ शिंदे को दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया जाएगा और उनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि यूं कहें वही सबसे बड़े टारगेट पर होंगे। और इधर देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं, वो यही कोशिश में लगे हैं।
देवेंद्र फडणवीस का जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं जो रोल था वो ये था कि उन्होंने दो पुराने भाइयों को, राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे से मिला दिया। यानी सोचिए, जो बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो शिंदे के पार्टी तोड़ने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को एक मंच पर खड़ा कर दिया। और आने वाले जो चुनाव होंगे, बड़े चुनाव जो म्यूनिसिपैलिटी के होंगे, कॉरपोरेशंस के होंगे, उसमें राज ठाकरे की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी। और वैसे भी आजकल आए दिन राज ठाकरे उद्धव से मिल रहे हैं, उद्धव जो हैं राज ठाकरे से मिल रहे हैं, परिवार एकजुट हो रहा है। और देवेंद्र फडणवीस इस एकजुट परिवार को बीजेपी के करीब लाना चाहते हैं। और जिस दिन उद्धव ठाकरे करीब आए उस दिन एग्जिट का जो बोर्ड है वो शिंदे के सामने होगा। अब दोस्तों, जो हाल आप एनडीए का इस वक्त बिहार में देख रहे हैं, जहाँ नीतीश कुमार और अमित शाह की नहीं बन रही है, वही हाल, बल्कि उससे ज़्यादा खराब हाल जो है इस वक्त महाराष्ट्र में, जहाँ सीएम और डिप्टी सीएम की नहीं बन रही। यानी शिंदे की जो सेना है और बीजेपी, इनमें आपस में नहीं बन रही, बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि एक दूसरे के खिलाफ खुलेआम चुनाव लड़ा जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है। सवाल इस बात का है, जो मैंने पहले भी कहा था, कि यूपी के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीतिक उथल पुथल हो रहा है, होने क्या जा रहा है आगे। और इस सवाल को लेकर आज मैंने प्रकाश पोहरे साहब को फिर से बुलाया। प्रकाश पोहरे साहब को मैंने इसलिए बुलाया, मैं चाहता था कि आप उनको सुने, क्योंकि 50 वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति पर भीतर तक निगाह है। वो चाहे बाला साहब ठाकरे हों, चाहे वो शरद पवार हों, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस के पिता हों, चाहे वो प्रमोद महाजन रहे हों, जितने भी बड़े नेता अक्रॉस ऑल पार्टीज, प्रकाश पोहरे साहब 50 वर्षों से कहीं ना कहीं संबंध उन्होंने बना के रखे। और बीजेपी में आज की तारीख में देवेंद्र फडणवीस को भी समझते हैं, शिंदे को भी समझते हैं। जरा उनको सुन लीजिए। और आज मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूं क्योंकि वो महाराष्ट्र में वर्धा जा रहे थे, नागपुर से, उन्होंने गाड़ी रोकी और लाइव आए। पोहरे साहब, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, जो मुझे आखिर में पूछना चाहिए था, क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर शिंदे बीजेपी को कोसते रहे, फडणवीस को कोसते रहे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि शिंदे की पार्टी तोड़ दी जाए, मर्जर हो जाए, मतलब शिंदे के साथ कहीं खेल ना हो जाए, इसका मुझे डर लग रहा है। देखिए, ऐसा है दीपक भाई, एक पहली बात समझने लायक है कि पहली बात तो बीजेपी को इनकी जरूरत नहीं है। शिंदे की जरूरत क्या है, जब इनके पास में ऑलरेडी इतने एमएलए है, यानी विधायक है, कि बीजेपी अभी सिर्फ एक 8-10 लोगों को तोड़ लिया कोई पार्टी से, तो इनकी खुद की सरकार अकेली बन सकती है इनको जो। लेकिन क्या है कि मजबूरी में इनका वोट धो रहे हैं, किसका, अजीत पवार का और शिंदे का। तो इसमें आज इनको जरूरत नहीं है। और वो तो दिख ही गया ना, पहले जो शिंदे जो मुख्यमंत्री था, और हालांकि वो तब मुख्यमंत्री बना था जब बीजेपी ने सब खेला कर दिया था। 50-50 खोके एकदम ओके वाली सरकार बनाने में आखिरी पुढाकार किसका था? देवेंद्र का था। ये तो महाराष्ट्र के लिए झटका था कि इतना सब करने के बाद में भी ऊपर से आदेश आया कि नहीं, शिंदे मुख्यमंत्री बनेगा। तो उस समय पे इसका चेहरा देखने लायक था। बाद में और भी आदेश आया कि ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो किसी तरीके से इनकी लाज रखी गई। देखिए, ऐसा है कि एक बात ध्यान में रखिए, अमित शाह और हमारे आदरणीय मोदी जी जो है, ये ऐसे है कि उनको ये यूज एंड थ्रो, ये पॉलिसी बिल्कुल मालूम है। और वही अभी इसका नतीजा इसका दिख रहा है। ये आज जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को भी यूज कर रहे हैं जी, हाँ, यूज एंड फडणवीस जो कह रहे हैं, पोहरे साहब, फडणवीस ने कहा कि लंका लगा देंगे। इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा चैलेंज है शिंदे को कि सुधर जाओ, चुप रहो, वरना तुम्हारी पार्टी ऐसे ही तोड़ी जाएगी जैसे तुम्हारे बॉस उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी गई थी। ये कहना चाह रहे हैं। तो, और नहीं, चाहना क्या नहीं, वही है इनका मतलब ही वही है। एक बात समझिए ना, हमारे महाराष्ट्र में कुल 288 सीटें हैं। एक बात ध्यान में रखिए, जिसके पास में 145 सीटें है वो मेजोरिटी में आ जाएगा, उसका सरकार बन जाएंगी। और वही हिसाब से इन्होंने सरकार बनाई। इस तरीके से बिहार में इसमें केला हुआ, बिहार में उसी का पहला जो था अंक या ड्रामा था वो महाराष्ट्र में हुआ, और महाराष्ट्र के तर्ज के ऊपर ही बिहार की सरकार बनी, उसी 5 लेवल मैनेजमेंट से। यानी वोट तोड़े गए, हटाए गए, उसके बाद में बाहर से जोड़े गए। बाद में ये लाडली बहना के जगह पे 10,000 रुपए एक बार दे दिए और होशियारी कर दी इन्होंने, क्योंकि इधर तो 1,500 रुपए हर महीने में देने पड़ रहे, इनको भी बड़ा भारी पड़ रहा है। वहां तो एक बार 10,000 दे दिए
और काम खत्म हो गया, अभी आगे देने का कोई विषय नहीं है। तो क्या है कि ये बड़े होशियार लोग हैं, इनको कुछ भी करके 400 पार जाना है ताकि ये पूरा संविधान बदल सकेंगे। और एक बार ये होने के बाद में सिंपल क्या है, आपको भी मालूम है कि फिर एक दिन मोदी जी ये डिक्लेयर कर देंगे, जिस तरीके से चीन में है, जिस तरीके से रशिया में है, कि तह हयात प्रधानमंत्री। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे, ठीक है आज की तारीख में वो बेचारे सफोकेशन महसूस कर रहे हैं, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, उनका डिमोशन हो गया, परेशान हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, अभी बीच में शिकायत करने गए थे अमित शाह से, अमित शाह ने भी उनकी नहीं सुनी, और आप सही कह रहे हैं कि उनकी जरूरत ही नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, बीजेपी को सिर्फ 10-15 विधायक चाहिए, उनकी सरकार चलती रहेगी। क्या अगर शिंदे शिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पार्टी का मर्जर हो जाएगा, ये पार्टी का मर्जर हो ही जाएगा, शिंदे का अब कोई फ्यूचर नहीं है? नहीं नहीं, वो वैसे भी देखिए दीपक भाई, शिंदे का वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं था। शिंदे कोई ऐसा लोक नेता नहीं है, पहली बात तो एक समझिए। अभी हुआ क्या है कि उस समय पे 2019 में ये जब सरकार इसकी टूटी, देवेंद्र की, और ये जो खेला शरद पवार ने किया, उस समय पे क्या सिचुएशन थी कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लागू थी। तो उसके बाद में उसको तोड़ना जरूरी था। तो इन्होंने, मालूम है आपको, रात को 3 बजे सरकार बनाई, उसके लिए इन्होंने जाके राष्ट्रपति का शासन हटा दिया। फिर बाद में ये 1.5 दिन की सरकार टूटी, और उसके बाद में फिर शरद पवार ने असली खेला करके ये तीनों अलग एक जगह पे आए, सेना, और उसके बाद में शरद कांग्रेस, पवार की और कांग्रेस। क्या आपको हाँ, लगता है कि जेडीयू से पहले, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी से पहले इस वक्त अमित शाह ऑपरेशन करने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे का, नहीं नीतीश से पहले शिंदे का बैंड बजने वाला है? बिल्कुल बनने वाला है, डेफिनेटली 100% बनने वाला है भाई। इसके पहले भी आपने 5-6 दिन पहले मुझे बुलाया था, मैंने उस समय भी बताया कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं भाई। ये क्यों जोड़, देखो अजित पवार भी इनके साथ में है ऑलरेडी, और दो में से पहले तो ये शिंदे को हटाएंगे, उसके बाद में अजित पवार को हटाएंगे, एक बात ध्यान में रखिए। और ये तो होना तय है, पूरे महाराष्ट्र में तय होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं होना, बिल्कुल मुमकिन मुमकिन है। ये मैं तय है अभी आपको अभी बता जी। रहा हूँ, और देखना 8 दिन के अंदर ये हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, बिल्कुल 8 दिन में हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि फडणवीस फडणवीस और अमित शाह के बीच में पैचअप हो गया है? पहले अमित शाह थोड़ा खिन्न रहते थे फडणवीस से, क्या फडणवीस ने अब अमित शाह के साथ पैचअप कर लिया है और गुजरात लॉबी जो है ऐसी परिस्थितियों में पैचअप कर लेती है? नहीं नहीं, वो तो देखिए, वो पैचअप तो उन्होंने, ये हमारे यहाँ पे जब महाराष्ट्र के अंदर अपनी संसद के इलेक्शन हुए, उसी समय पे उसका जो रिजल्ट आया था, उसके बाद में उन्होंने पैचअप कर लिया आरएसएस के साथ में। और अब बाद में आपको मालूम है क्या खेला महाराष्ट्र में हुआ। देखिए, ये फडणवीस के साथ का तो कोई गेम ही नहीं है इनके लिए। फडणवीस वगैरह एक प्यादा है। फडणवीस कौन सा मायना, इनके पास में कोई महाराष्ट्र के अंदर आदमी नहीं, ऐसे में की तो बात नहीं है। ये तो अगर जाके कल जाके गडकरी को बोलेंगे कि भाई तुम बनो, तो गडकरी ही बना लेगा, और वो तो सबसे अच्छी सरकार चलाएगा। एक बात समझिए। लेकिन इनके पास में इसी तरीके से बनाने के लिए भाजपा के अंदर काफी इनके पास में मोहरे है, और परिस्थिति इनके पास में 130 के आसपास जो भी विधायक है, तो जी, उसके कारण ये इनको रिस्क लेने वाली ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई रिस्क लेने की ओके। इनको जरूरत नहीं, कोई भी पार्टी से ये 50 खोके दे के थोड़ी, ये 100 खोके दे के और 5-10 लोग उनको ले लेंगे कोई पार्टी से और करवा लेंगे काम। क्या कांग्रेस से आपको ले ऐसा लेंगे, लगता है? शरद पवार से ले लेंगे। शरद पवार को तो बदला ही लेना है, अजित पवार को भी लेसन सिखाना होगा, समझ लो। तो शरद पवार के पास में आज जितने भी विधायक है उतने भी ले लिए इन्होंने, जी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ गए। आपका ये कहना है कि 10-15 विधायकों की ही जरूरत है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी महाराष्ट्र में 2-4 विधायक लेके उनका काम हो जाएगा। वो मैं सहमत हूँ, इसलिए ना अजीत पवार की जरूरत है और ना ही शिंदे की जरूरत है। अजीत पवार क्योंकि चापलूस किस्म के नेता हैं, वो परिस्थितियों को समझ रहे हैं और उन्होंने एक तरह से सेट कर लिया है फडणवीस को, मोदी को, शाह को, इसलिए वो थोड़ा सा कंफर्टेबल है। लेकिन शिंदे जो है वो नाराज चल रहे हैं, उनको उनके हाथ से ताकत छीन ली गई है, मलाई अब उनको खाने को मिल नहीं रही है, वही हाल उनके मंत्रियों का, मंत्री भी मलाई नहीं खा पा रहे। एक लास्ट में एक सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप शिवसेना को तब से जानते हैं जब बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, तब से आप जान रहे हैं शिवसेना को। क्या इसमें कुछ ओरिजिनल विधायक जो मजबूरी में टूट के उद्धव ठाकरे से शिंदे की गोद में बैठ गए थे,
अगर शिंदे की सेना टूटती है या मर्जर होता है, बहुत से विधायक, बहुत से नेता एकनाथ शिंदे को छोड़कर वापस उद्धव ठाकरे के साथ चले जाएंगे, घर वापसी होगी। बस वही होगा, इनके पास में जाने वाले अजीत पवार के गुट के तो कोई लोग जाने वाले नहीं है। जा सकते सिर्फ शिंदे सेना में से ही लोग जा सकते हैं, और उसका दिन कोई बहुत ज्यादा नहीं है दूर, वो जल्दी ही हो जाएगा, ऐसा मैं बताता हूँ आपको। आने अगर इसी तरीके से शिंदे तो का क्या ये चलते रहा, ये दोनों के बीच का, विधायक जो आने है, वाले कुछ 10-15 विधायक दिनों में, वापस उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं, कुछ विधायक नहीं नहीं नहीं, उद्धव शिंदे के? ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ में जाके कुछ फायदा होने वाला नहीं ना साहब उनका। वो ये इसकी शिंदे की पार्टी तोड़ेंगे और इसके साथ में जाएंगे, बीजेपी के साथ। भाजपा के साथ में जाएंगे। वो उद्धव ठाकरे के साथ में क्यों जाएंगे? ओके। या हो तो सकता क्या, है कि उद्धव ठाकरे के पास में आप जितने आज जितने हैं उद्धव के पास में, उतने भी अगर इसमें चले गए तो उद्धव ठाकरे को ये जीरो कर देंगे, बाकी काम खत्म। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि शिंदे अब चंद महीनों के, चंद दिनों के मेहमान हैं? ये 2026 शिंदे जी नहीं देखेंगे, इतना मैं आपको बोलता हूँ। ओह, 2026 ठीक, अगला साल नहीं देखेंगे, अगला साल। बड़ा बड़ा स्टेटमेंट प्रकाश पोरे 50 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं महाराष्ट्र में, इस वक्त वर्धा में है महाराष्ट्र में। इनका ये कहना है कि जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह के झगड़े हैं, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री थे, फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए गए, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, 2026 देख लें, बहुत बड़ी बात है। जल्द ही उनकी सेना को तोड़ा जा सकता है, उनकी पार्टी को मर्ज किया जा सकता है। हाँ, एक ही चीज है, अभयदान तभी मिलेगा जब एकनाथ शिंदे अजीत पवार की राह चलें, कंप्रोमाइज करें, झुक के सलाम करें। झुकना पड़ेगा उनको, फडणवीस से कहीं ज्यादा अमित शाह के आगे झुकना पड़ेगा, मोदी के आगे झुकना पड़ेगा। अगर वो नतमस्तक होते हैं तो उनको दीपक भाई, अभयदान गुजरात लॉबी दे नहीं सकते नहीं हैं। जी, नहीं नहीं दीपक भाई सुनिए, ये नहीं, एक तीसरा भी विकल्प हो सकता है। देखिए ऐसा है कि शिंदे के पास में आज करीब करीब 57 विधायक है और अजीत पवार के पास में करीब करीब 44 है। तो ये और उसके बाद में कांग्रेस के और शरद पवार के, ये अगर सारे जोड़ दिए तो तीसरा भी विकल्प है, ऐसा मत समझिए। अभी दूसरा विकल्प है, ये भी हो सकता है। चलिए देखना पड़ेगा, देखना एक पड़ेगा। दिन नहीं आप हुआ सही है कह ये। रहे हैं, आप हाँ, सही कह रहे हैं। संख्या बल ऐसी है कि अगर सारे लोग एक हो जाएं, बीजेपी को अलग कर दें, तो फिर एक विकल्प हो सकता है। लेकिन ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये जो फाइलें खुली हैं अमित शाह के आगे, इनका भी एक असर है। जादू तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ही है, जिसकी वजह से बीजेपी राज कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि महाराष्ट्र में ज्यादातर जो पॉलिटिशियन है, उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की फाइलें खुली हुई हैं, ज्यादातर जो पैसे वाले हैं। बहरहाल, आप आए और आपने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया कि शिंदे जो हैं वो अब उनका फ्यूचर नहीं है, शिंदे को झुकना ही पड़ेगा, पोरे साहब कह रहे हैं, वरना उनके पास कोई विकल्प नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया पोरे साहब, आप आए और आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।